बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 मई और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज की अहम तरीन खबरों में DGISPR की एक इंटरेस्टिंग वीडियो सामने आई है, उस पर खुलकर बात करेंगे। दूसरी तरफ इंडिया ने पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार कर लिया है, मेजर न्यूज़ है, इस पर भी बात करेंगे। अलीमा खानम साहबा डील की बात पर खुलकर बोल पड़ी हैं। और चौथी तरफ बनी गाला के बारे में खबर आ रही है कि वहां पर साफ सफाई हो रही है, रंगो रोगन हो रहा है, क्या इमरान खान वापस आ रहे हैं, और भी खबरें हैं, उनकी तरफ भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका शुक्रिया कि हमारी कॉल पर अभी तक 88,000, जी हाँ 88,000 लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन किया है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि इस व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि आने वाले चंद दिन में हमारे यूट्यूब चैनल को, मेरे ही नहीं, इमरान रियाज और दूसरे दोस्तों के यूट्यूब चैनल को भी पाकिस्तान में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए इस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू हम आपसे जुड़े रहेंगे और आप और हम कम्युनिकेट कर सकेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करते हैं तो ना हमें पता होता है कि आपने ये ज्वाइन किया है, ना ही चौधरी निजामुद्दीन को। ये व्हाट्सएप ग्रुप की तरह नहीं होता। चैनल में ना हम आपको देख सकते हैं, ना आप किसी और को देख सकते हैं, सिर्फ आप चैनल के अंदर आती हुई इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो मतलब किसी को पता नहीं हो सकता कि आपने इस चैनल को ज्वाइन किया है, तो आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो बरकरार रहेगी। अगर आप ज्वाइन पहले से कर चुके हैं या आप अभी कर रहे हैं तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि ऊपर राइट कॉर्नर में जब आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें तो राइट कॉर्नर में एक बेल आइकन है, उसको जो घंटी का निशान है, बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबाइए। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट शुरू में जब आप ज्वाइन करते हैं तो ये साइलेंट होता है, मतलब कि हम जो भी चीज़ भेजेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा। पहले आप देखेंगे तो बेल के ऊपर एक कांटा लगा होगा, जब आप दबाएंगे तो वो कांटा हट जाएगा। मतलब कि इस बेल आइकन को दबाने से आपने इस चैनल के नोटिफिकेशंस को ऑन कर दिया, ताकि जब हम कोई चीज़ आपको भेजें तो वो आपको नोटिफाई हो सके, आपको मिल सके। अब चलते हैं ज़रा पहली खबर की तरफ, और पहली खबर ये है कि DGISPR साहब की एक वीडियो जारी हुई है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो उसी इवेंट के बारे में है जो हमने आपको पिछले व्लॉग में बता दिया था। आपको हमने बताया था कि DGISPR G6 में उन्होंने इस्लामाबाद के बहुत सारे स्कूलों के बच्चों के साथ खिताब किया है और वहाँ सोशल मीडिया के नुकसानात और दूसरी चीज़ों के ऊपर लेक्चर दिया है। याद कीजिए, ये बात हमने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर की थी। उस वक्त तक इस तमाम एक्टिविटी को मीडिया से छुपाए रखा गया था या सीक्रेट रखा गया था और इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली गई थी। हमारे पास हमारे ज़राए, हमारे सूत्रों से ये खबर आई थी जो हमने आपके सामने रखी थी। उसके बाद अब से कोई आधा पौना घंटा पहले DGISPR साहब ने ISPR के अकाउंट से एक वीडियो जारी की। लगता है शुरू में वो वीडियो गलत जारी हो गई, मतलब कि उसको डिलीट किया गया, फिर एक नई वीडियो जारी की गई। अब वो जो नई वीडियो जारी की गई उसमें वैसे तो बच्चे नज़र आ रहे हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं, एक पूरा समा है हुब्बुल वतनी का, जंग का, और जो जंग का मामला है उसमें से जो कशीद करने की हम कोशिश कर रहे हैं वो भरपूर कोशिश होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के बच्चों को नहीं चुना गया, छोटे बच्चों को चुना गया है। जाहिर है उनको आप समझ सकते हैं कि हैंडल करना भी ईजी है और राय बदलना भी बहुत ईजी है। और वैसे तो ओवरऑल ही कौम इस वक्त कौमी यकजहती की राय में है, लेकिन ये जो सियासी साइड हमने इसमें से अचीव करनी है उस पर उनकी राय बदलना जो है वो बहुत ईजी है। और वहाँ पर किसी किस्म के कोई इंसिडेंट होने का चांस नहीं है कि कोई सख्त सवाल नहीं पूछेगा। छोटे बच्चे हैं, उन्हें कहेंगे बच्चों तालियां बजाओ, बच्चों नारे लगाओ, तो बच्चे लगाएंगे। तो DG साहब वहाँ गए, उन्होंने बच्चों से खिताब किया। जो उन्होंने वहाँ पर खिताब किया, जिसकी वीडियो आई है, पहले ही वीडियो में उन्होंने भरपूर सियासी तकरीर वहां कर डाली। वही काम किया जो वो हमेशा से करते आए हैं और जो उनका काम नहीं है। और आज उन्होंने इसी बात के बारे में बात की कि हमारा काम क्या है और क्या नहीं है, वो आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये तमाम आइडिया एक बड़े ही इंटेलिजेंट ब्यूरोक्रेट का है। ब्यूरोक्रेट साहब जो हैं, उनकी बेगम साहबा हमारे दौर में पंजाब में सर्व करती रहीं, वो भी ब्यूरोक्रेट हैं। नून लीग के बहुत करीब हैं ये ब्यूरोक्रेट साहब जो हैं, बहुत इंटेलिजेंट है नैरेटिव शेपिंग में। शायद DG साहब किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना चाहते थे। हमारे जराए बताते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने कहा कि सर वहाँ पर कोई मामला ना हो जाए, बच्चे कोई दूसरे सवाल ना पूछ लें सियासी। आप ये छोटे बच्चों के पास जाएं, वो बेचारे सवाल तो पूछेंगे नहीं, तालियां बजाएंगे, और स्कूल के टीचर्स भी होंगे तो बच्चे तो कुछ भी नहीं करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, और जंग का माहौल है, जोश वगैरह बना हुआ है, तो बड़ा बेहतरीन ऑप्टिक्स उसमें से आएंगे। तो वाकई वो जो इंटेलिजेंट ब्यूरोक्रेट हैं, उनका आइडिया दुरुस्त था और जनरल साहब को अच्छा लगा और फिर जनरल साहब वहाँ पहुंचे। लेकिन जब वहाँ पहुंचे तो जनरल साहब ने उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कौमी यकजहती की तरफ जाने की बजाय वहाँ सियासी दबंग अंदाज में एक तकरीर कर डाली। वैसे जनरल साहब को देखकर ये लगता है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें सियासत ज़रूर करनी चाहिए। ये बात अलग है कि वो तो यूनिफॉर्म में ही सियासत करने हैं, वो तो एक पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की तरह एक्ट करते हैं। आज भी उन्होंने वैसे ही किया। इधर आपने वीडियो देखनी है, इसमें जो इन्होंने बात की है उसके ऊपर फिर तज्जिया करते हैं। फिर हमने इंडिया में जो जासूस पकड़े हैं उस पर भी बात करनी है। तो ये DG साहब की वीडियो देखिए। आपको लोग कहते थे ना ये अपना काम नहीं करते, कहते थे। आज बेटा उनसे सवाल करो, क्या फौज ने अपना काम किया या नहीं किया? क्या आप आज उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे कि तुम कौन होते थे जो अपनी फौज के अफसरों और जवानों के खिलाफ बातें करते थे? सुन लिया आपने।
उन्होंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि आपको लोग कहते थे ना कि ये काम नहीं करते, आप बेटा इनसे सवाल करो कि क्या फौज ने अपना काम किया है या नहीं किया। क्या आप इनका एहतसाब नहीं करोगे? तुम कौन होते थे जो अपनी फौज के खिलाफ बातें करते थे, अपनी फौज के अफसरान और जवानों के खिलाफ बातें करते थे? अब जरा गौर कीजिए, छोटे बच्चों से कह रहे हैं कि इनका एहतसाब करो। छोटे बच्चों से पूछा जा रहा है कि जो कहते थे क्या फौज ने अपना काम किया है कि नहीं। तो हजूर वाला बिल्कुल हम आपका बहुत आपके शुक्रगुजार हैं, आपका बड़ा एहसान है, पूरी कौम एहसानमंद है, इसमें कोई शक नहीं। और खुसूसी तौर पर कौम एहसानमंद है एयरफोर्स की कि उन्होंने अपना काम भरपूर तरीके से किया। इसका मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि आपने नहीं किया, लेकिन क्योंकि इस जंग में 90% काम एयरफोर्स ने किया तो कौम सारी उनकी बहुत शुक्रगुजार है। और उन्होंने कभी कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं तोड़ा, आइन भी नहीं तोड़ा, किसी को फेंटा शंटा भी नहीं लगाया, तो कौम इसलिए उनकी और भी ज़्यादा मशहूर है एयरफोर्स की। तो कौम भरपूर तरीके से मशहूर है कि उन्होंने अपना काम किया। लेकिन कौम तो पहले ही यही कहती थी कि आपने अपने कंधों के ऊपर इतना वजन लादा हुआ है, आप ज़राअत भी करते हैं, आप मीडिया भी चलाते हैं, आप रियासत भी चलाते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स भी चलाते हैं, आप अदाकारों, एक्टर एक्ट्रेसेस के मामलात भी देखते हैं, आप क्रिकेट के मामलात भी देखते हैं, आप सीमेंट बजरी मीन कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप नहीं देखते, एयरलाइन से इंश्योरेंस। तो हम तो पहले ही ये कह रहे थे कि आप हजूर अपना काम करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये भी देखिए कि पहली दफ़ा आपने अपना काम किया है, भले मैंने जैसे कहा कि उसमें 90% कलीदी रोल एयरफोर्स का है, लेकिन देखिए उसका डिविडेंड आपको भी मिल रहा है। देखिए कितनी मोहब्बत मिल रही है, कितनी सताइश मिल रही है। और ये भी देखिए कि पहली दफ़ा जब से आप डीजी बने हैं, पहली दफ़ा आपकी आवाज़ वाली वीडियो आई है। एक दफ़ा पहले आई थी, लेकिन उसके बाद जो तनकीद हुई थी उसके बाद आपने गूंगी वीडियोज़ ही जारी करना शुरू की थी। कभी आवाज़ वाली वीडियो नहीं आती थी, जहां आप जाते थे आप वहां पर खिताब करते थे और खिताब की आवाज़ नहीं आती थी, गूंगा होता था सारा कुछ। उसके बाद तालियां बजने की आवाज़ आती थी और आखिर पर टीचर्स को पकड़ के और कुछ स्टूडेंट्स को अपनी मर्जी के इंटरव्यूज़ करवा लिए जाते थे। इस दफ़ा क्योंकि जंग के डिविडेंड आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट के डिविडेंड आ रहे हैं, आपको भी शुक्रिया अदा करना चाहिए एयरफोर्स का कि उन्होंने काम कर दिया। तो अब आपने भी पहली दफ़ा आवाज़ वाली वीडियो जारी की है, तो एयरफोर्स ने आपको हजूरे वाला आवाज़ दी है, इसके लिए आपको उनका भरपूर शुक्रिया अदा करना चाहिए। कौम भी, आपका भी कर रहे हैं हम, आपने भी दायरा मिसाइल शदाइल दागे हैं, तो आपका भी शुक्रिया बनता है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि एक तो देखिए कि पूरी एक जंग होना पड़ी है दो न्यूक्लियर पावर्स के अंदर, आपने काम कितना खराब किया था, आप इसका एहसास नहीं करेंगे, हमें पता है। ओके, आज की आपकी बातचीत सुन के तो पता चलता है कि बिल्कुल ही आपने कोर्स करेक्शन नहीं करनी, आपको अपना एहसास नहीं होगा कि आपने कितना काम खराब किया हुआ था। आपने अपना सोशल कैपिटल, नेशनल कैपिटल कितना लूज किया हुआ था कि दो न्यूक्लियर पावर्स के अंदर जंग होना पड़ी आपको आवाज देने के लिए। ये दो न्यूक्लियर पावर्स के अंदर तकरीबन जंग हो गई, और अगर न्यूक्लियर फट जाते तो सोचिए ये दोनों मुल्क ही शायद ना रहते, तो फिर जाके आपको आवाज मिली, और जैसे ही आवाज मिली आपने पहले दिन ही माजरत के साथ उसका गलत इस्तेमाल कर दिया। अब पहले दिन ही सियासी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या फौज ने अपना काम किया कि नहीं। तो हजूर ये छोटे बच्चे थे, अगर थोड़े बड़े होते और ये जो बेटे और बेटियां थी, मेरे ख्याल बेटियां ज्यादा थी, अगर ये आगे से सवाल पूछ लेते कि ये तो काम आपने किया, लेकिन ये भी लगे हाथों बता दीजिए कि अदम एतमाद में जनरल बाजवा लोगों को इमरान खान के खिलाफ ताकत क्यों देते रहे, ये तो उनका काम नहीं था। ये बेटियां अगर अगला सवाल पूछ लेती कि जनरल बाजवा के अकाउंट में एकदम से 12 अरब आ गए और उसका एहतसाब भी नहीं हुआ, जिन्होंने खबर दी उनको ही चुक लिया और उनको फेंटा लगाया, ये तो आपका काम नहीं था। ये बेटियां अगर सवाल पूछ लेती कि अरशद शरीफ शहीद की वालदा जो कि एक बेवा है और वो एक नेवी के ऑफिसर की बेवा है, वो अपने बेटे के लिए एफआईआर दर्ज करवाना चाहती हैं जिसमें उन्होंने जनरल बाजवा और कुछ अफसरान के नाम लिखवाए थे, उनका ना केस चलने दिया गया ना उनकी एफआईआर दर्ज होने दी गई। ये बच्चियां अगर सवाल पूछ लेती कि ये तो काम नहीं था, ये नहीं करना चाहिए था। इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, फिर इसकी भी एफआईआर दर्ज ना होने दी गई, ये भी किसी का काम नहीं था। जाहिर है 9 मई को कोर कमांडर हाउस की हिफाजत करना जिनका काम था, उन्होंने अपना काम क्यों नहीं किया, और अगर नहीं किया तो कम से कम सीसीटीवी फुटेज ही दी जाती, सामने लाकर बताया जाता कि किसने क्या किया है। उस सीसीटीवी फुटेज किसने गायब कर दी, किसने उनको पकड़ना था। फिर लोगों के घरों में घुसना, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करना तो काम नहीं था, वो किसने किया। फिर मुकर्रर वक्त पर 90 दिन में इलेक्शन ना होने देना, ये किसका काम था। इलेक्शन चोरी करना, ये किसका काम था। अदलिया को गुलाम बनाना और तबाह करना, और उसकी वजह यह कि आपने फॉर्म 47 पर इलेक्शन लूट लिया और आपको फिक्र यह थी कि इलेक्शन के खिलाफ फैसले आ जाएंगे। ये जो इलेक्शन लूटा गया, ये किसका काम था। पार्लियामेंट को बेतौकीर करना, पार्लियामेंट के अंदर लोगों को घुसकर पकड़ना, सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा देना, ट्विटर बंद कर देना। आपका पिछले 4 साल से या शायद 3 साल से आपकी तरफ से एक भी ट्वीट ना आना, आपकी आवाज बंद हो जाना, हर जगह पर बंद हो जाना, यह किसके कारनामों की वजह से हुआ। लोगों को उठाना, सहाफियों को उठाना, फेंटा लगाना, पाकिस्तान के मुहिब वतन शहरियों को गद्दार बागी करार देना, एफआईआर्स कर देना, हजारों की तादाद में लोगों को जेलों में डाल देना, मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू सजा दिलवाना, सुप्रीम कोर्ट को ऊपर तक लूट लेना, मर्जी के फैसले करवा लेना। अगर ये बेटियां ये सवाल पूछ लेती तो मामला थोड़े से सर खराब हो जाते। मैं दोबारा आपको कहूंगा कि 26 नवंबर का भी अगर ये बच्चियां सवाल पूछ लेती कि अपने ही लोगों के सरों में गोलियां उतार देना ये किसका काम था, तो आपका काम बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, दुश्मन से लड़ना है। दुश्मन से लड़ते हैं
तो आप प्यारे भी लगते हैं और आवाम को आपसे मोहब्बत भी होती है। ये दिन आपके सीखने का था, सिखाने का नहीं था। आपका काम नहीं है ये कहना कि अकाउंटेबिलिटी करो, आपका काम अपना काम करना है। अकाउंटेबिलिटी खुद ही पब्लिक कर देती है, पब्लिक को सब नजर आता है। जैसे 3 साल से आपकी अकाउंटेबिलिटी पब्लिक की तरफ से हो रही है। ये जो आप गुंगे थे, आपके पास आवाज नहीं थी, ये पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी थी। ठीक है, पब्लिक के पास ऐसी कोई पावर नहीं कि वो आपको सजाएं दे सके, जेलों में रख सके, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी थी पब्लिक की जो हो रही थी, जिसकी वजह से आवाज नहीं। और अभी भी अगर आपने कोर्स करेक्शन डीजी साहब दुरुस्त ना की, आपने जमहूरियत को रीसेट ना किया, लोगों का आईनी हक उनको ना दिया, इमरान खान को रिहा ना किया, तो यकीन कीजिए अकाउंटेबिलिटी फिर वहीं से शुरू हो जानी है। ये देर नहीं रहनी। आपके सामने हम हैं, आपको हमारे ऊपर तो आप हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट हमसे तो छीन लेते हैं, हमसे सब कुछ छीना हुआ, लेकिन गौर कीजिए कि जब बुरा वक्त आया मुल्क पर तो क्या किसी को हमें कहना पड़ा? मुझे कहना पड़ा, किसी को कहना पड़ा? सब कुछ बालाए ताक रखकर हम पूरी आवाज के साथ पूरी कौम इकट्ठे खड़ी हुई। हमने भी बहुत सारी चीजें, यकीन कीजिए बहुत कुछ तब भी नजर आ रहा था, लेकिन क्या उस हफ्ते के अंदर हमने कुछ ऐसा रिपोर्ट किया जिससे आपको नुकसान हो? हमें बहुत कुछ नजर आ रहा था। हमारे मजाइलों के निशाने कहां लग रहे थे, उनके कहां लग रहे थे, बहुत कुछ नजर आ रहा था। पढ़ भी रहे थे, इंटरनेशनल एक्सपोजर भी था, लेकिन क्या एक भी वीलॉग में हमने कुछ ऐसा रिपोर्ट किया जिससे हमारी कौम का हौसला नीचे जा सकता? हालांकि लोग मेरे पे तनकीद कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि आप भी ये जिंगोइज्म कर रहे हैं आप भी, लेकिन उस वक्त वो वतन की, मुल्क की, कौम की जरूरत थी। हमें आपसे ना सर्टिफिकेट चाहिए, ना आपसे एश्योरेंस चाहिए, ना आपकी अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हमने ये सब कुछ खुद किया क्योंकि तमाम पाकिस्तानी मुहिब वतन है। आप खैर सर्टिफिकेट लोगों को देते रहते हैं, कौन है कि नहीं है, लेकिन ये जो आपने देखा, मुजाहरा देखा कि सब ने सारे अपने एतराज़ात साइड पे रख के, बालाए ताक रख के, जो कुछ आपने लोगों से ज्यादतियां कर रखी, सब कुछ भूल के, और अभी भी कर रहे हैं, सब ने हुब्बुल वतनी दिखाई और यकजा होकर एक कौम की तरह ये लड़ाई की। जैसे ही आपको जुबान मिली, आपने देखिए फिर उसको गलत इस्तेमाल किया और आज आपने फिर सियासी सवालात डीजी साहब उसके ऊपर दाग दिए। बहरहाल मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ये मामला जो रुकेगा, आप आइंदा भी यही करेंगे। तो फिर याद रखिएगा, सानहा लम्स याद रखिएगा। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएंगे तो वहां बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे, ये ज़हन में रखिएगा। ये हो नहीं सकता कि लोग सवाल ना पूछें। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर इंडिया से है, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। वहां पर हरियाणा के एक शहर हिसार में एक यूट्यूबर हैं, वो व्लॉग करती हैं, ट्रैवल व्लॉग करती हैं, ज्योति मल्होत्रा उनका नाम है। उनको और 5 या 6 और लोगों को पाकिस्तानी जासूस के तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। उन पर इल्जाम यह लगाया है कि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान एम्बेसी, वहां सफारत खाना जो पाकिस्तानी एम्बेसी है दिल्ली, उसके कोई अनीसुर रहमान साहब थे जो अलर्ज कर रही है इंडियन मीडिया इस वक्त, उनके साथ ज्योति की बातचीत हुई और ये जो 6 दूसरे लोग हैं, पैसे अनीसुर रहमान ने इनको दिए और उसके एवज इनसे खसूसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेते रहे। इसके साथ साथ ये भी इल्जामात है कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो सरहद पार, मतलब इंडिया से पाकिस्तान आई, 2023 में भी आई और गालिबन एक और दफ़ा भी वो आई। 2 दफ़ा, एक दफ़ा किसी हिंदू त्यौहार के लिए गई और एक दफ़ा किसी सिख त्यौहार के लिए गई। 2 दफ़ा उन्होंने कवरेज की पाकिस्तान में। मीडिया एक ही रिपोर्ट कर रहा है, जो हमने थोड़ी रिसर्च की, उनके वीडियोज़ देखे, उससे पता चला कि वो 2 दफ़ा पाकिस्तान आई हैं और उन पर इल्जामात हैं कि पाकिस्तान में वो ISI के साथ मिली हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उन्होंने लीक की है। 5 से 6 लोगों को पकड़ा है। ओवरऑल जब हम देखते हैं तो कोई सर पैर इस बात का नहीं बनता। एक यूट्यूबर जो इतनी पब्लिक लाइफ में बंदा होता है, उसने क्या जासूसी करनी है? हाँ, जासूस हमेशा छुपे हुए लोग होते हैं, पब्लिक लाइफ के लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई एग्जांपल्स होंगी भी, एक्टर या दूसरे लोग करते होंगे, लेकिन बहुत उसका मिनिमम और डिफिकल्ट हो जाता है काम। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी साहब अपना इन हाउस जो है वो दोबारा जंग का नैरेटिव बना रहे हैं, दोबारा शायद हमला करना चाहते हैं। और हमारे यहाँ जो है वो सेंस नहीं प्रवेल हो रही कि हम कोई कौमी यकजहती की बात करें, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो आपको अगली खबर जो आपके सामने रखते हैं वो उससे भी इंटरेस्टिंग है। ये जो जासूस उन्होंने पकड़े हैं, जो यूट्यूबर हैं, ज्योति मल्होत्रा और 5 और लोग, मैंने आपको बताया कि हरियाणा का सिटी है हिसार, वहां पर ये FIR दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, देखते हैं क्या। लेकिन इंडिया के अंदर वो नफरत की जो फजा है उसमें मुझे लगता है ये बेचारे रगड़े जाएंगे। इनके बारे में जो मजीद इंफॉर्मेशन आई वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन इंडिया इससे भी खतरनाक एक काम कर रहा है। शशि थरूर उनके एक कांग्रेस के MP हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, और बड़े दबंग बोलते हैं वो, खासे पढ़े लिखे भी हैं और नैरेटिव को ट्विस्ट करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी सरबराही में, हालांकि ये ज़हन में रहे कि वो अपोजिशन में है, वो कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट है, तो उनकी सरबराही में 7 रुकनी एक डेलीगेशन तरतीब दिया गया है। और ये जो 7 रुकनी डेलीगेशन है ये जाएगा दुनिया के बड़े 5-6 मुल्कों में और उनको कॉन्फिडेंस में लेगा कि पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है और पाकिस्तान ये जो टेररिज्म कर रहा है इसके खिलाफ हमने किस तरीके से निपटना है इंडिया ने, और राय हमवार करेगा पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर, ताकि किसी तरीके से अगला अगर ये हमला करें तो इनको कोई पूछने वाला ना हो, या कम से कम ये जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर दें कि हमने ये वफ्त भेजा है और वो तमाम मालूमात दें कि ये देखिए पाकिस्तान ने हमारे साथ ये किया, जो काम हमें करना चाहिए था, जो काम जाफर एक्सप्रेस के बाद बलूचिस्तान के ऊपर हमें करना चाहिए था, लेकिन वो जाहिर है इस तरह के जो टाउटनुमा लोगों को भेज के नहीं,
जो हमारे पास इस टाइम हमने रखे हुए हैं इसहाक डार साहब जैसे बाज़त के साथ, बल्कि बेहतर पॉलिटिशियंस जो वाकई अपना मुकदमा पेश कर सकें और क्रॉस पार्टी लाइन और जिसमें यकजहती भी हो जैसे उन्होंने क्रिएट की। लेकिन हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे डीजी साहब तो फिर सियासत कर रहे हैं, हमारा तो काम वहीं पर वापस है। तो ये जो शशि थरूर साहब वाला डेलीगेशन है ये बड़ी ही मेजर डेवलपमेंट है। देखते हैं ये सारा मामला किस तरफ जाता है, ये किस किस मुल्क जाते हैं। लेकिन जाहिर है जब ये जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बनाएंगे। ये एक मेजर स्टेप है जिससे लग रहा है कि इंडिया मजीद एस्केलेशन चाहता है आने वाले वक्त में। देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाता है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने हम रखेंगे अदालत से, और ख़बर ये है कि जो इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम है वो फंड रेजिंग के लिए जाना चाहती थी बरतानिया नमल यूनिवर्सिटी की। उनको जो दहशतगर्दी की अदालत है उसने इजाज़त नहीं दी बाहर जाने की। ठीक हो गया। उसके साथ साथ उनसे ये पूछा गया कि ये ज़रा इंसाफ देखें अदालतों के जो किए जा रहे हैं, मतलब कि उन्होंने पता नहीं कौन सी दहशतगर्दी पहले यहाँ की है और उन्होंने अगर बाहर चली गई तो शायद वापस नहीं आना। तो इंसाफ ज़रा चेक कर लें अदालतों के कि उन्हें इजाज़त नहीं मिल रही ट्रैवल करने की। कसूर यही है कि वो जेल से बाहर आकर पूरी खबर दे देती हैं और दबंग बात करती हैं, और कसूर ये भी है कि बाहर जाएंगी तो वहाँ भी दबंग बात कर देंगी, तो इस डर से उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। बहरहाल उनसे सवाल हुआ डील के बारे में और उन्हें कहा गया कि जी सहाफ़ी कह रहे हैं कि अंदर खान साहब को वज़ीर आज़म के तौर पर ब्रीफिंग दी है। तो ये पड़ी है वो वज़ीर आज़म के तौर पर ब्रीफिंग कि उनकी बहन को इजाज़त नहीं दी जा रही। और उनकी बहन ने बताया कि हमें तो इमरान खान ने कभी नहीं बताया कि उनको कोई ब्रीफिंग मिली है, और उन्होंने कहा कोई डील नहीं हो रही, और अगर वाकई ब्रीफिंग मिली है तो लेट DGISPR टेल द नेशन कि हमने ब्रीफिंग दी थी। तो ये सब जो मैंने आपको पहले बताया कि ट्रक की बत्ती है और आपको उसमें लंबा करने के लिए काम को, और दूसरी तरफ डीजी साहब तो अपना काम डाल रहे हैं ना, छोटे बच्चों की ज़हन साजी की जा रही है, पेनिट्रेशन करने की कोशिश की जा रही है। लग रहा है हाफिज़ साहब अगले 10-15 साल रुकना चाहते हैं, तो छोटे बच्चों की जहन साजी की जा रही है। जनरल शरीफ साहब वहाँ जाकर छोटे बच्चों के जहन बना रहे हैं कि देखिए हमने क्या कर दिया है। तो इससे आपको अंदाज़ा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही, ना होनी है। ये जो भी आपको ये कह रहा है वो आपको सब कुछ नज़र आ जाता है। जब बातचीत शुरू होती है तो पूरा माहौल बदल जाता है। तो अलीमा खानम साहबा ने इस गुब्बारे से हवा निकाली है कि ये सब बिल्कुल झूठ है, गलत बयानी है, कोई बात नहीं हो रही। उसके साथ साथ खबरें आई मीडिया में कि बनी गाला के घर की सफाई, अब मैं क्योंकि चीफ ऑफ स्टाफ रहा हूँ और तकरीबन वो सारा स्टाफ जो है उनमें से ज़्यादातर ने मेरे साथ काम किया हुआ है, बल्कि जो मेन रोल्स के ऊपर है उन्हें मैंने ही इंडक्ट किया हुआ है अभी भी, जो वहाँ पर सारा उसके रुए रवा हैं, जो आप कहें कि पूरी चीज़ें मैनेज करते हैं वहाँ पर, उन्हें मैनेजर कह लें, उन्हें आप जो भी कह लें, मेन रुए रवा उस सारे बनी गाला के कंपाउंड पूरे को जो मैनेज करते हैं। तो चलें जो है, लेकिन असल में उनका खान साहब के साथ बहुत ही ज़्यादा अकीदत है और बहुत ही ज़्यादा कॉज, क्योंकि वो हमारे ISF में भी रहे हैं पहले, और बहुत ही ज़्यादा वो खान के नज़रिए के ऊपर बिलीव करते हैं। अब जब से वो इस पोजीशन पर आए, जब मैं चीफ ऑफ स्टाफ था तो तब से उन्होंने इस पोजीशन को संभाला तो बिल्कुल चेंज हो गया था सब कुछ। मीन इतनी दिल से वो काम करते हैं और करवाते हैं वहाँ पर कि बिल्कुल हर चीज़ ऐसी ही लगती थी कि जैसे बिल्कुल कोई बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चीज़ें हो रही हों। तो उनकी आदत में शामिल है चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना, पेंट शेंट अगर उखड़ा हुआ है तो उसको बर वक्त करवाना, सफाई करना, वहाँ पर जो जानवर हैं उनका ख्याल रखना, खान साहब के जो कुत्ते हैं उनका ख्याल रखना, बकरियाँ हैं और जानवर हैं उनका ख्याल रखना। तो अब क्योंकि वो नॉर्मली तो आपको होता है ना कि अगर मियाँ बीवी दोनों ही तो वहाँ रहते हैं, बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों जेल में हैं, तो लोग तो यही सोचते हैं कि अब घर तो पीछे से उजड़ गया होगा। तो अगर कोई सहाफ़ी उस तरफ जाता है तो उसे सब कुछ साफ़ सुथरा लगता है, तो उनको ये लगता है कि पता नहीं अब खान साहब वापस आ रहे हैं, बुशरा बीबी वापस आ रहे हैं, इसलिए सारी तैयारियाँ हैं। तो ये 12 महीने ही वहाँ ऐसी तैयारियाँ रहती हैं, कोई ये एक दिन की नहीं है। क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो लोग भी वहाँ पर अपना अपना काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनकी खान साहब के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप भी है, एक पर्सनल बॉन्ड भी है। खान साहब उन सबको पर्सनली जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, गप करते हैं, उनके मामला को। मीन आप ये ज़हन में रखिए कि हमारे एक दफ़ा एक माली साहब थे, वो बीमार हो गए, तो रात के को 12 के 1 बजे खान साहब का मुझे फ़ोन आया कि सुबह इंतज़ाम करना है, इसको अच्छे किसी डॉक्टर को दिखाना है। और मतलब कि वो अपने तमाम लोग जो उनके साथ काम करते हैं उनकी बड़ी फ़िक्र करते हैं, उनके साथ उनका 1-on-1 रिलेशनशिप होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि खान साहब जेल में है तो पीछे से वो कोई केयर ही ना करें और खाली ये खबर जितनी भी दी जा रही है इसमें कोई हकीकत नहीं है। बहरहाल इसके ऊपर जो भी और मज़ीद बात हुई वो आपके सामने रखते रहेंगे। मज़ीद खबरों के लिए अगले व्लॉग में आपसे बात करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।